सभी साथियों को मैं नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के 9 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली बात तो हम सबको बहुत बहुत बधाई हो कि G20 का आज शुरुआत हुई है। सम्मेलन की और तमाम बातों पे, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों पे चर्चा होगी। G20 विश्व कल्याण, रक्षा समेत कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका साथ साथ। ये पहले ही पृष्ठ पे पहला लेख आता है जिसमें अमेरिका और भारत के बीच में होने वाली चर्चाओं का जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को विश्व कल्याण, रक्षा साझेदारी की मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका के साथ काम करने का संकल्प लिया। दिल्ली पहुंचने के बाद जो बाइडेन सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी वार्ता 50 मिनट से अधिक समय तक चली। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। वह शाम 7 बजे दिल्ली पहुंचे और हवाई अड्डे पर गीत संगीत कार्यक्रम के साथ उनका स्वागत किया गया। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका के बीच एक स्थायी साझेदारी के लिए अपनी महत्वाकांक्षी दृष्टि को साकार करने का संकल्प किया, जो एक उज्ज्वल एवं समृद्ध भविष्य के दोनों देशों के लोगों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाता है, वैश्विक भलाई की पूर्ति करता है और मुक्त, खुले, समावेशी एवं लचीले हिंद प्रशांत में योगदान देता है। दो नेताओं ने भारत द्वारा 31 ड्रोन खरीदने और जेट इंजन के संयुक्त विकास की दिशा में आगे बढ़ने को शुक्रवार को स्वागत किया और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को प्रगाढ़ व विविधतापूर्ण बनाने का संकल्प लिया है। जेट इंजन हो गया, ड्रोन हो गया, ये ध्यान रखना टॉपिक मुद्दे क्या हमारे पास। ड्रोन यूएस के साथ डीलिंग के लिए है, एआई तकनीक्स, मशीन लर्निंग, जेट इंजन, ठीक है। मेन तो जेट इंजन और ड्रोन ही है, अभी एआई तो एक साइड इशू है। मोदी और बाइडेन ने भारत इंडिया अध्यक्षता, परमाणु ऊर्जा सहयोग, 6G और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी महत्वपूर्ण व उभरती प्रौद्योगिकियों और बहुपक्षीय विकास बैंकों को मौलिक रूप में से नया आकार देने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। सुनक और किशिदा सहित कई हस्तियां दिल्ली पहुंची। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा दिल्ली अपनी G20 सम्मेलन को अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं। मणिपुर में फिर से समस्या शुरू हो गई है, शांति व्यवस्था बन नहीं पा रही है, पता नहीं क्यों। मणिपुर को गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली देखना चाहिए। ये है कलह बनाम कटुता। जब भी कोई फरियादी अदालत में पहुंचता है तो आमतौर पर उसका प्रयास विपक्षी को हराने और सबक सिखाने का होता है। इस तरह वह कई झूठ आरोप भी लगाता है। वैवाहिक विवादों में ये प्रवृत्ति कुछ अधिक दिखाई देती है। पति और पत्नी के बीच का मनमुटाव और रोज़ का कलह जब असहनीय हो जाता है और संबंध विच्छेद के लिए महिला या उसके परिजन अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो अक्सर उसमें दहेज, उत्पीड़न, यौन शोषण, हिंसक व्यवहार, क्रूरता, विवाहेतर संबंध आदि के आरोप लगाए जाते हैं। चूँकि कानून को इन धाराओं में पुरुषों को कड़ी सज़ा का प्रावधान है, दहेज उत्पीड़न में पुरुष के परिजनों को भी सज़ा दी जा सकती है। देखिए, हम जानते हैं कि कैसे आज के ज़माने में जो केसेस जनरली कोर्ट वगैरह में हम भी देखते हैं, तो कोर्ट में केस दहेज उत्पीड़न वगैरह के आपके, ठीक है, और डोमेस्टिक वायलेंस के मेजॉरिटी केस फर्जी डाले जा रहे हैं, है ना, जिनका कोई तथ्य ही नहीं है, मतलब सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए दूसरी पार्टी को या उस पार्टी के घर वालों को परेशान करने के डाले जा रहे। ये बात खुद कोर्ट भी संज्ञान में ले रहा है। हाल ही में कई जजमेंट्स में कोर्ट ने खुद कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसे झूठे आरोप आपको लगाना किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बराबर है। ये समस्या हो रही है अब, ठीक है। एक महिला ने तलाक की अर्जी के साथ अपने पति पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, क्रूरता, दहेज की मांग और बेटी के निजी अंगों के अनुचित तरीके से छूने आदि का आरोप लगाते हुए 2 प्राथमिकियां दर्ज कराई थीं। मगर अदालत ने जांच में पाया कि महिला ने केवल जीतने और पति को कठोर सजा दिलाने के मकसद से यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण, यानी मतलब सोचिए, उस मैं इसी की बात कर रहा हूँ, उस पर इवन पॉक्सो लगाने के लिए सोचिए आप, इस हद तक गलत दुरुपयोग करा जा रहा है कानून का कि पॉक्सो लगाने का प्रयास करा जा रहा था उस व्यक्ति के ऊपर। मगर खुद कोर्ट ने ये पाया कि ये झूठा था,
ये आरोप बिल्कुल झूठा था। अदालत ने इस आरोप को खारिज कर दिया। ये अकेले मामला नहीं है जब वैवाहिक विवादों और कटुता के चलते बच्चों को भी अदालत में लिया जाता है। पति और पत्नी अपने अहंकार और नाहक नाक ऊंची रखने की होड़ में ये भूल जाते हैं कि इससे बच्चों के मन और जीवन पर क्या असर पड़ेगा। दहेज प्रताड़ना को बढ़ते मामलों के मद्देनज़र जब दहेज निषेध कानून बनाया गया तब उसे भी काफ़ी कठोर रखा गया था, मगर बाद में अदालतों ने पाया कि कई महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, तो अदालतों ने इस मामले में सुनवाई को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। ऐसे नहीं माना जा सकता कि दहेज निषेध कानून बनने की वजह से देश में दहेज लेने की प्रवृत्ति कम हुई है या दहेज प्रताड़ना के मामले रुक गए हैं, मगर इसे हथियार बनाकर एक पक्ष को सबक सिखाने की बढ़ती प्रवृत्ति के मद्देनज़र अदालतों ने ऐसे मामलों को सुनवाई में सावधानी बरतनी शुरू कर दी। साथियों, अगला लेख है विज्ञान के बजाय। किसी व्यक्ति की धारणा, आस्था और फिर मान्यता उसके निजी मामले हो सकते हैं, लेकिन अगर उसकी वजह से कोई भ्रम फैलाता गलत धारणाओं के विकास की भूमिका बनती है तो उसके औचित्य पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खासकर विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा और अहम पद पर आसीन व्यक्ति अगर वास्तविकताओं को व्याख्या करने के बजाय ऐसी बातें कहता है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, तो ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। ये असल में जो जिक्र कर रहे हैं साथियों लेख में, ये हमारे आईआईटी की हाल ही में जो आईआईटी मंडी है, इसके इसमें क्या हुआ था आपके जानेंगे हम इसमें भी आगे। जो डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े स्तर पे डायरेक्टर, निदेशक, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए थे जो कि विवाद में आ गए क्लाइमेट चेंज को लेके। मैं सीधे उस पर आऊँगा अब। भारी तबाही के बाद जब जाकर उसके कारणों पर लोगों का ध्यान जाना शुरू हुआ, जो हिमाचल में हुई थी, और उस पर सवाल उठने लगे। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के निदेशक का एक विचित्र बयान आया है कि राज्य के लोग जानवरों की मार पर मांस खाते हैं। जो राज्य के लोग हैं वो जानवरों को मारकर मांस खाते हैं, इसी वजह से वहाँ प्राकृतिक त्रासदी आई है। सोचिए आप, ये बयान दिए। बाकी लेख में आगे आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि लेख इतना ख़ास नहीं है। आर्थिक तरक्की में वांछित लाचार। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने ताज़ा सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की खेती बाड़ी से देश की सकल घरेलू आय को मिलाने वाला हिस्सा 48% से घटकर 37% रह गया है। आज भी देश की 2/3 जनता गांव और कस्बों में रहती है और अपने आप को किसी भी प्रकार के आधुनिकीकरण के योग्य नहीं पाती। देश की आर्थिक प्रगति का प्रशस्ति गायन केवल स्वदेशी मंचों से नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी हो रहा है। जो देश विश्व में आर्थिक तरक्की की 10वें पायदान पर था, वह देखते देखते 5वें पायदान पर आ गया और अब घोषणा से 2 वर्ष पहले तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की संभावना को पोषित कर रहा है। क्योंकि महंगाई के इस ज़माने में जब दुनिया के बाहुबली देश आर्थिक तरक्की की घिसटती हुई दर का सामना कर रहे हैं, हमारे देश ने आसानी से आर्थिक मंदी को संकट से बचकर सबसे ऊंची आर्थिक दर का प्रदर्शन कर दिया। अब तो चीन प्लस निवेश के वातावरण का ज़माना है, जिसमें दुनिया के निवेशकों के लिए एकमात्र निवेश स्थल चीन नहीं रह गया है, बल्कि भारत भी अब अपने स्थायी नेतृत्व, सक्षमशीलता और विस्तृत मांग के साथ उसका स्थान लेने के लिए अग्रसर हो रहा है। मगर ऐसी वातावरण में अब हम जब देश की पहली पहचान कृषि क्षेत्र या देश के श्रमिक की ओर देखते हैं, जो कि हमारे देश की आबादी का आधा भाग है, तो लगता है कि उनके कल्याण और उनके बेहतर जीवन स्तर की घोषणा पूरी क्यों नहीं हो रही हैं। आगे हम आते हैं यहाँ पे। इस देश में जहाँ महामारी का विकट संकट गुजर जाने के बाद दुनिया के सबसे अधिक संख्या में अरबपतियों ने खरबपतियों का और करोड़पतियों ने अरबपतियों के रूप में अवतरण किया है, वहाँ देश में प्रजातांत्रिक समाजवाद का सपना क्यों व्यर्थ होता जा रहा है, जबकि गरीब, निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग वंचित प्राचीन नज़र आता है और देश में अमीर गरीब का भेद असमानता की सभी रेखाएं पार कर रहा है। हम जानते हैं कि कैसे देश में यूनिकॉर्न बन रहे हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, दुनिया भर के अरबपति करोड़पति बन रहे हैं। और वहीं जो एक और साइड भारत की है, वो गरीब और गरीब होती जा रही है, पॉवर्टी में घुसती जा रही है नीचे की तरफ। ये है जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंस है।
NSO यानी ताज़ा सर्वेक्षण के मुताबिक पिछले 10 वर्ष में हमारे देश की खेती बाड़ी से देश के सकल घरेलू आय को मिलने वाला हिस्सा 48 से घटकर 37 हो गया है। देखिए, जो एग्रीकल्चर से अपन कंट्रीब्यूशन था देश को, वो 37% हो गया है। और हमने पुराने वीडियो वाले लेख में ये भी पढ़ा था साथियों कि अब क्या हो रहा है ना, एग्रीकल्चर से भी पलायन हो रहा है। लोग एग्रीकल्चर वगैरह छोड़ के ना शहर चले जाते हैं, कुछ भी कोई और काम कर लेते हैं, है ना, ज़ोमैटो वगैरह चला रहे हैं या फिर कोई शॉप वगैरह चला रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, मगर खेती में नहीं जा रहे हैं। कंट्रीब्यूशन आप देख ही रहे हो, 37% आपके नीचे आ गया है। आज भी देश की 2/3 जनता गांव और कस्बों में रहती है और अपने आप को किसी भी प्रकार के आधुनिकीकरण के योग्य नहीं पाती। सरकार तो कहती है कि हम किसी को भूख से मरना नहीं देते। दुनिया ऐसे कोई देश नहीं है जो अपने 80% जनता को मुफ्त अनाज दे रहा है, लेकिन ये दावा क्यों सामने नहीं आता कि युवा पीढ़ी जैसी ही किसी भी तरह की योग्यता हासिल करके जीवन समर में आती है तो उसे समुचित काम देने की गारंटी नहीं मिलती। इधर किसानों की आय बढ़ने के लिए हमने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन सरकार ने भरोसा दिया कि हम जो MSP दे रहे हैं उसमें किसान की लागत से 50% अधिक तक का फ़ायदा है। स्थिर ताकत तभी तो स्थिर नहीं रही है, मगर ये लागत स्थिर नहीं रही है। जबकि स्वामीनाथन कमेटी थी, स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी। ये हमने पहले भी बताया हुआ है इसके बारे में। स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, आप पुराने वीडियो में जाकर अध्ययन कर सकते हैं इस बारे में। महंगाई ने इसके अंजर पंजर ढीले कर दिए हैं। लागत के प्रोडक्शन के आयात आधारित अर्थव्यवस्था में डॉलर के मुकाबले हमारी मुद्रा अवमूल्यन ने आयातित कच्चे माल की कीमत बहुत ऊंची कर दी है ना, अब अपन इम्पोर्ट करे जा रहे हैं। ओके, इस तरह लागत पिछले 10 वर्ष में केवल गन्ने की खेती का उदाहरण दो तो 16% बढ़ी और उसकी कीमत बढ़ी 37%। फ़र्क देख रहे हो, 116% और 37%। ये हाल बाकी फसलों का है। गेहूं, कपास, दलहन और तिलहन की क्रांति का भी है। किसान तो दुगनी आय की जगह पहले से भी गरीब हो गए। दूसरी ओर शहर या कस्बे में जाकर जो मजदूर अपने पेट पालना चाहते थे उसने तो पाँव उखाड़ दिए कोविड महामारी ने। भारी तादाद में महानगरों में काम ढूंढने आई ग्रामीण आबादी वापस अपने गांव की ओर चली गई, क्योंकि उसे वहां कम से कम रोटी और सिर छिपाने की जुगाड़ का भरोसा तो था। मगर वहां पहुंचे तो किसान खेती छोड़ रहा था, क्योंकि उसे खेती से बढ़ती आय का भरोसा नहीं था, है ना। किसान अब इस समय खेती में नहीं जा रहे इतना, लोग अपने परिवार के बच्चों को शहर भेज दे रहे हैं। गेहूं के साथ यह घटा, बासमती चावल के बाद अब प्याज के साथ यही होने लगा है ना। कभी फसल अगर अच्छी हो जाती है तो महंगाई पर नियंत्रण करने के मकसद से सरकार उसको निर्यात पर प्रतिबंध लगा देती है, सीधे या अधिक शुल्क के रूप में। ठीक है, सीधा सा ये हल था कि गांव में बस्ती जनसंख्या को लघु और कुटीर उद्योग की सहायता से, सहकारी आंदोलन की सहायता से व्यवसाय के विभिन्न का उपहार दे दिया जाता। फसलों के कच्चे रूप को अंतिम रूप देने के छोटे छोटे स्टार्टअप उद्योग में भी वे लगाए जा सकते हैं। गन्ने से चीनी, कपास से कपड़ा, गेहूं से आटा बनाने का उद्योग। ठीक है ना, आप सीधे उद्योग लगाओ ना वहाँ पे। आप देखो वो प्रोडक्शन जो कर रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्शन जो कर रहा है अपने खेत में जो भी कर रहा है, ये क्यों बार बार बाहर जाके बेचने चक्कर में लगा हुआ है, जबकि मार्केट में वो उसे रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। आप उसे सिंपली वहाँ फैक्ट्रीज वगैरह लगाइए, उसे प्रोडक्शन सिखाइए, ठीक है, और डायरेक्टली उसे ही आप बनाइए ना प्रोड्यूसर और फाइनल आउटपुट निकालने के पर्पज़ से। ठीक है, इतनी वर्षा हो गई, पक्की फसलों का संग्रह करने के लिए उचित गोदाम नीति नहीं बन सकी और फसलें खराब मौसम में मंडियों में जाते ही खराब हो जाती हैं, उनकी गुणवत्ता गिर जाती है और घोषित कीमतों से कम दाम पर किसान खरीद अधिकारियों की चिरौरी करता नज़र आता है कि इन फसलों को खरीद लिया जाए। हम जानते हैं कैसे मंडियों पे अधिकारियों का बड़ा बोलबाला होता है। बहुत ही बुरी स्थिति होती है किसानों के लिए। उधर महंगाई के इस ज़माने में मंदी की आशंका ने बेकारी का फ़ीसद बढ़ा दिया। महंगाई ने कई रूप बदले। अजब रूप ये था कि थोक मूल्य सूचकांक तो अपने कमी दिखा रहा था, लेकिन परचून मूल्य सूचकांक में कमी नहीं, बढ़त दिखाई दे रही है। मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स हम जानते हैं
जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है वो तो स्थिति खराब चल रही है इस समय, मगर CPI की सही चल रही है, रिटेल की। आगे आते हैं। ऐसे हालात में कैसे हम ये कह दें कि जो आर्थिक तरक्की देश को मिली है उसने हमारे सिर दुनिया में ऊंचा कर दिया। शिक्षा की नई नीति बनी जिसमें अब इंटरनेट की जानकारी की क्षमता वाले लोग ही योग्य अनुरूप हैं और एक बड़ी आबादी असंबद्ध हो गई। बेशक इसके हल के लिए इसे स्वाधीनता दिवस पर विश्वकर्मा योजना घोषित की गई है, जिसमें रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, ये हम जानते हैं कि रोहिणी कमीशन थी, जस्टिस रोहिणी कमीशन उन जातियों और बिरादरियों को लाभ मिलेगा जैसे बढ़ई, लोहार, दूसरी कामगार जाति जो मूल निर्माण करती हैं, यदि वर्कफोर्स लेबर है आपकी। अन्य परीक्षण का और भी कभी ध्यान नहीं दिया गया है, ये हम जानते हैं। अच्छा लेख, बहुत अच्छा लेख है इसमें। इसमें रियलिटी इस समय है सुरेश सेठ जी द्वारा जो इन्होंने लिखा है आपका ये आर्टिकल, बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारे सामने। आगे आते हैं। G140 करोड़, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको ज़्यादा समय नहीं दूंगा। अच्छी बातें लिखी हैं, खासकर ये जो अमिताभ कांत जी ने कहा है। आप जो देखिए ये सब बातें मैं आपको पुरानी वीडियो पहले बता चुका हूँ, जो लगातार ये आर्टिकल्स में आ रही हैं। ग्लोबल साउथ की बात हो गई आपकी, ठीक है, तमाम प्रकार के कोलैबोरेशंस की बात हो गई, ओके, SDGs को इम्प्लीमेंटेशन, एथेनॉल, बायोफ्यूल्स, AI, मशीन लर्निंग, सब कवर्ड है आपका। क्लाइमेट चेंज, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा। बस ये है कि यूके और जो इंडिया के बीच में डील होनी है वो थोड़ी डिले हो रही है अभी। इसमें खुद सुनक जी ने भी कहा है कि समय लगेगा भाई। FTA जो है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर ये हो जाता तो मज़ा आ जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत में प्रगति हुई है, लेकिन वह व्यापार समझौते संपन्न करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर यूके FTA डील हो जाती तो आपका जो है इंडिया का ट्रेड और तमाम बहुत फ़ायदा होगा, ओके। गाफ फाइनल में सेबलिंका से खिताबी मुकाबला आज। कोको गाफ ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के कारण पड़े व्यवधान और कैरोलिना मुचोवा की कड़ी चुनौती से पार पाकर अमेरिकी ओपन US ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में प्रवेश किया। अभी क्या चल रहा है? US ओपन चल रहा है, जिसमें हमारे महेंद्र सिंह धोनी भी देखने गए थे, क्रिकेटर जो भारत के हैं। तो इसमें कोको गाफ जो है वो और आगे जा रही हैं, फाइनल्स की तरफ प्रवेश कर चुकी हैं, ठीक है। इसी बहाने आपको याद रहेगा कि ये प्लेयर का जिक्र कहाँ पे हुआ था, टेनिस में हुआ था। बाकी साथियों, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने पहले कई बार बताया है कि आर्टिकल्स सिर्फ आपको ब्रीफ में कराने का प्रयास है। डिटेल वीडियो बनाएंगे तो 2-3 घंटा लग जाएगा, और 2-3 घंटे की वीडियो आपके किसी काम में नहीं आने वाली है। आपको खुद ही अखबार पढ़ के नॉलेज गेन करनी होगी। ये चीज़ UPSC भी दिखा चुका है लगातार 2022-2023 में भी। तो इस वीडियो की हेल्प लीजिए ताकि आपको अखबार पढ़ने का डर ख़त्म हो जाए और अध्ययन खुद ही करिए। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर आऊँगा एक नए अध्ययन वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।